वही नंबर वन नंबर टू। ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई? आप सभी के खंबा घनी जी, आप सभी को प्रणाम मेरे बच्चे। वर्षा, मधु चौधरी, छोटू, सुशील कुमार, चंदन, क्रेटा, कराते, श्वेता। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बीच बीच में मैं आप लोगों के नाम पढ़ दूंगा। आइए मेरे बच्चे, आज हमें परसेंटेज में कुछ आगे का हिस्सा पढ़ना है। बहुत जरूरी चीज है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, और उससे डायरेक्ट आपके पेपर में सवाल आते हैं। तो आइए मेरे बच्चे, फिर आपके नाम पढ़ लेंगे। चिट्ठी ना कोई संदेश। अच्छा भैया, देखिए यार, आपने बताना है कि इस टॉपिक का नाम क्या है, मतलब परसेंटेज में टाइप क्या है, या जो चीज पढ़ा रहा हूं कॉन्सेप्ट क्या है। मैं आपको ये कहूं कि यार, एक क्लास में ना कुछ बच्चे थे। एक बच्चा ए था, बी, सी, डी, ई, एफ, ये बच्चे थे। और ये जो बच्चे थे ना, इसमें से दो बच्चे ऐसे थे जो टेनिस खेलते हैं। ये दो बच्चे ऐसे हैं जो टेनिस खेलते हैं, और बाकी बच्चे जो हैं, ये ऐसे बच्चे हैं जो हॉकी खेलते हैं। मैंने कहा कि यार, ये कुल मिला के 6 बच्चे तुम्हारे सामने रखे हैं। इसमें ए और बी ऐसे हैं जो टेनिस खेलते हैं, बाकी सी, डी, ई, एफ ऐसे हैं जो हॉकी खेलते हैं। तो यार, मेरा सवाल आपसे ये है कि इनको क्या किसी ग्राफिकल के थ्रू या किसी पिक्चर के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो आप कहेंगे देखिए सर, एक तरीका है। आप कह रहे हैं तो बता देते हैं आपको। जैसे सर, ये जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो टेनिस खेलने वाले हैं। इसमें ए है और बी है। सर, ये वो लोग हैं जो हॉकी खेलने वाले हैं, और इसमें सी, डी, ई, एफ है। ऐसे करके पूरी यूनिट बनी हुई है जो इस तरीके से गेम को बांटते हैं। अब कहानी को ध्यान से समझना कि है क्या मतलब और कैसे काम होगा। भाई, हमारे पास यहां तक की इंफॉर्मेशन मैंने दी, और यहां तक की इंफॉर्मेशन आपने बिल्कुल ठीक तरीके से रिप्रेजेंट करके दे दी। चैप्टर का ना, टॉपिक का नाम बताना क्या है थोड़ी देर बाद। लेकिन मान लो अब कोई बड़ा टीचर आ गया और उसने कहा कि यार, जी, एच, ये दो ढक्कन ऐसे आ गए जिन्होंने पूरा संविधान बदल दिया, नियम बदल दिए। ये ऐसे थे जो टेनिस भी खेल रहे थे और हॉकी भी खेल रहे थे। ये दो ऐसे बच्चे, मेरे बच्चे, जो टेनिस भी खेल रहे थे, हॉकी भी खेल रहे थे। अब आपसे सवाल सीधा सीधा यहाँ पे एक चीज पूछी जा रही है यहाँ पे, और वो ये कि अगर ये वो बच्चे हैं जो टेनिस और हॉकी दोनों खेल रहे थे, तो यार अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाइए कि यार, इन सब का कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा। तो भाई, जी और एच को अगर हम टेनिस में डाल दें तो यहां रह जाएगा, क्योंकि वो हॉकी भी खेल रहे हैं। तो फिर कुछ लोगों ने भी दिमाग दौड़ाया और कहा यार, ऐसा करो ना, ऐसे सेटिंग बैठाओ। कैसे? कि देखो यार, ये लोग वो थे जो हॉकी खेल रहे थे, ये लोग वो थे जो टेनिस खेल रहे थे, लेकिन इन्हीं में जी और एच, ये दो ऐसे खिलाड़ी निकले जो टेनिस और हॉकी दोनों खेल रहे थे।
टेनिस और हॉकी दोनों खेल रहे थे। यानी मेरे बच्चे, ये वाला जो खेल है, ये वाला जो गेम है, ये जानते हो क्या है? जहां ये शेडेड कलर आपको दिखाई दे रहा है, क्या है? कोई बताएगा? तो आपका जवाब होगा सर ये है ओनली टेनिस। उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है डाटा जो केवल टेनिस खेल रहे हैं। अच्छा, तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? तो सर ये उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो केवल हॉकी खेल रहे हैं। काहे नाराज हो रहे भाई? ओनली हॉकी खेलने वाले, दीज आर द पीपल दैट प्लेस ओनली हॉकी, ये हॉकी खेलने वाले हैं। तो सर फिर ये वाले कौन है? तो राजा बाबू ये वो शैतान है जो हॉकी और क्रिकेट, ना हॉकी और टेनिस दोनों खेलने वाले हैं। तो ये वो लोग हैं मेरे बच्चे जो टेनिस प्लस हॉकी दोनों खेलते हैं। अब मुझे जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करके बताइए इस टॉपिक का नाम क्या है। बताओ भाई। तो आपका जवाब होगा बिल्कुल ठीक बताया कि सर इस टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम। क्या है मेरे बच्चे इस टॉपिक का नाम? वेन डायग्राम। क्या है मेरे बच्चों? वेन डायग्राम इस टॉपिक का नाम है। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो वेन डायग्राम ही पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी, वेन डायग्राम हम पढ़ने। आप किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लें, किसी भी टॉपिक की बात कर लें, पेपर में सवाल इससे पूछे जाते हैं। ठीक है जी, वेन डायग्राम कहानी क्या है समझते हैं। देखिए यार, ये मान लीजिए हॉकी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टेनिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाला जो इलाका है ये हॉकी एंड टेनिस बोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे बच्चे, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं कॉमन। इसको मेरे बच्चे हम क्या बोलते हैं? कॉमन। हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। हिंदी में क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। और मेरे बच्चे इसे वेन डायग्राम की भाषा में बोला जाता है इंटरसेक्शन। और इसका जो साइन होता है वो उल्टा यू होता है। वो क्या रहता है मेरे बच्चे? उल्टा यू रहता है। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये रहता है कि सर हॉकी इंटरसेक्शन टेनिस। इसका मतलब है ये उल्टा यू का कि भाई हॉकी और टेनिस दोनों में कॉमन जो चीज है उसे हम इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे बच्चे, उसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इंटरसेक्शन से। मेरे दोस्तों, ये वाली चीज ओनली हॉकी कहलाएगी, ये वाली चीज ओनली टेनिस कहलाएगी। और मेरे बच्चों, अगर हम इन सब गोलों को भर दें तो ये जो कहानी है पूरी, ये पूरा जो कलर कॉम्बिनेशन आपके सामने दिखा रखा है इन्होंने, ये जो कलर कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक का, ये जो हिस्सा कहलाता है मेरे बच्चों, ये कहलाता है यूनियन। यूनियन, इसको हिंदी में कहते हैं कुल मिलाकर। कुल मिलाकर कर। यूनियन का जो साइन है वो ऐसा है? ये तो इंटरसेक्शन का बना दिए, सीधा यू है। ये है यूनियन का साइन। अगर मैं ये कह रहा हूं कि हॉकी यूनियन टेनिस, तो इसका मतलब वो सारे बच्चे हैं जो हॉकी भी खेलते हैं, टेनिस भी खेलते हैं, केवल हॉकी खेलने वाले भी, केवल टेनिस खेलने वाले भी, और हॉकी टेनिस दोनों खेलने वाले भी। ये जो कहानी कहलाती है मेरे बच्चे, ये यूनियन कहलाती है। ये क्या कहलाती है जी? यूनियन की कहानी कहलाती है।
इस बात को फिर से रिपीट करता हूं, ये वाला ओनली हॉकी, ये वाला ओनली टेनिस, ये हॉकी एंड टेनिस बोथ, एंड दिस इज द यूनियन। क्लियर है? अब हम पेपर में इन सवालों को पढ़ेंगे और यहां कुछ फार्मूले भी डिसाइड करते हैं। देखो जी, जो लोग हॉकी खेलने वाले हैं ना, उसको हम एनएच से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ प्लेयर हु प्ले हॉकी। जो टेनिस खेलने वाले उसे हम एनटी से डिनोट करेंगे। ठीक है जी? आपने कहा जी बात तो समझ गए। तो एक फार्मूला रहता है मेरे बच्चे, क्या कि भैया जो लोग हॉकी और टेनिस खेलने वाले हैं, अगर आप उनका यूनियन निकालना चाह रहे हैं तो पहले हॉकी खेलने वाले निकाल लो, फिर आप टेनिस खेलने वाले निकाल लो, और इसमें से माइनस कर दो हॉकी और टेनिस कॉमन खेलने वाले। हॉकी और टेनिस दोनों खेलने वाले लोग। ठीक है जी? हॉकी और टेनिस दोनों खेलने वाले लोग इसमें से माइनस कर दो। ऐसा क्यों होता है? एक सवाल के थ्रू आते हैं। जैसे पहला सवाल है, हम सवाल के थ्रू ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे और उसी की कोशिश करेंगे समझने की। आइए, तो कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द स्टूडेंट्स पास इन मैथमेटिक्स। 65% बच्चे ऐसे जो गणित में पास हो गए, बाकी भी कोई ना कहीं किसी में पास हुआ है, तो 65 बच्चे गणित में पास हुए, 65% बच्चे मैथ में पास हुए, 48% बच्चे फिजिक्स में पास हुए, और 30% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए। 30% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए। तो यार ध्यान से समझना मेरी बात है, कोई भी चीज होगी, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए ये कोई स्कूल है या ये कोई क्लास है, ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस क्लास में ये बच्चे ऐसे होंगे जो मैथ में पास हुए होंगे, ये बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी में पास हुए होंगे। हाँ भाई, ये वो है मेरे बच्चे जो हिंदी में पास हुए हैं, और ये वो आंकड़ा है मेरे बच्चों जो हिंदी और मैथ दोनों में पास हुआ है। आपने कहा ठीक है। अब यहां से समझना, मैं कह रहा हूं कि यार मान लो 60% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ में पास हुए हैं। ध्यान से सुना मेरी बात। 50% बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी में पास हुए हैं। 50% बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी में पास हुए हैं। 30% बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी और मैथ दोनों में पास हुए हैं। तो यार मुझे वो बच्चे बताओ जो किसी में भी पास नहीं हुए। तो आप कहेंगे देखिए सर, आराम से बात को समझना, अगर टोटल 60% मैथ में पास हुए तो 30% ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए, तो बाकी बचे 30% बच्चे वो होंगे जो केवल मैथ में पास हुए। यानी अगर आपसे सवाल में ये पूछा जाता कि ओनली मैथ में कितने पास हुए, केवल गणित में कितने पास हुए, तो आपका जवाब होता 30%। अगर आपसे सवाल में ये पूछा जाता कि ओनली हिंदी में कितने पास हुए, तो आपका जवाब होता कि भाई 50 में से 30 घटाएंगे तो 20%। 20% बच्चे ऐसे हैं जो केवल हिंदी में पास हुए। बोथ में पास होने वाले बच्चे कितने हैं? तो आप कहेंगे 30%। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं यार, टोटल बच्चे बताओ जो किसी ना किसी में पास हुए। टोटल स्टूडेंट हु पास्ट इन एनीथिंग। वो बच्चे बताओ जो किसी ना किसी में पास हुए, चाहे वो एक में पास हुए वो भी लेने, दो में पास हुए वो भी लेने हैं। यानी आप टोटल बच्चे बताओ कितने जो पास हुए। तो आप कहेंगे देखिए सर, ये वो लोग हैं जो केवल मैथ में पास हुए, ये वो लोग हैं जो केवल हिंदी में पास हुए, और ये वो लोग हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों में पास हुए।
तो भाई कोई बच्चा दो सब्जेक्ट में कैसे पास हो सकता है? या तो किसी एक सब्जेक्ट में पास हो सकता है, या किसी दूसरे सब्जेक्ट में पास हो सकता है, या दोनों सब्जेक्ट में पास हो सकता है। तो 30 और 20 50 और 30 80, यानी मैं ये कह सकता हूं सर 80% बच्चा ऐसा है जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुआ है। और ये जो वेन डायग्राम आपके सामने बना के रखा गया है, इस वेन डायग्राम में खासियत यही है कि ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है पास होने वाले बच्चों को। तो ये जो सर्कल है, ये पास वाले, इसमें केवल मैथ में पास होने वाले, केवल हिंदी में पास होने वाले और दोनों में पास होने वाले लिखे हुए। आपने कहा हाँ, तो यार ये तो 80% हुए, ये तो 80% हुए। परसेंट का मतलब तो ये हुआ कि टोटल 100 बच्चे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर टोटल 100 बच्चे हैं तो राजा ये बताओ 100% में से 80% बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए, तो बाकी 20% कौन बचे? ये 20% वो खिलाड़ी बच गए जो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए, जो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए। अगर आप कहेंगे जी इनको ग्राफ में बताना कौन है ये, तो ध्यान से देखना, ये लोग हैं। ये जो पिंक कलर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वो बच्चे हैं जो दोनों में फेल हो गए, जो ना मैथ में पास हो पाए ना इंग्लिश में पास हो पाए। मेरी बात समझ गए? आपने कहा ठीक है। अब इस सवाल को पेपर में हम कैसे करते हैं? मैंने फार्मूला भी बताया आपको कि भाई अगर हमें ये बताना है कि यार मैथ और इंग्लिश या मैथ और क्या नाम है हिंदी, दोनों में कुल मिला के कितने पास हुए, तो इसका नियम है जो बच्चे मैथ में पास हुए उनका नाम लिखो, जो बच्चे हिंदी में पास हुए उनका नाम लिखो, और इसमें से वो बच्चे हटा दो जो मैथ और हिंदी दोनों में पास हुए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर मैं सीधा सीधा इनको जोड़ने लग जाऊं ना, अगर मैं सीधा सीधा इनको जोड़ने लग जाऊं मेरे भाई, ध्यान देना कि भाई 60 और 50 110 बच्चे, तो बच्चे ही 100% है, 110 हो जा रहा है। 60 और 50 110% हो जा रहा है, जबकि बच्चे ही तेरे 100% है तुम्हारे। फिर ये 110% क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि सर अगर आप गौर फरमाएंगे तो आप जान पाएंगे इस बात को कि ये जो नंबर है ना, ये वाला जो नंबर है, ये नंबर बेसिकली इसमें भी जुड़ा गया, और यही वाला जो नंबर है ना, ये इसमें भी जोड़ा गया। यानी यही वाला डाटा जो कॉमन वाला आंकड़ा है, ये दो बार जोड़ा गया। जब ये कॉमन वाला आंकड़ा दो बार जोड़ा गया है तो इसको एक बार फालतू जोड़ा गया है, तो इसलिए वो एक बार फालतू वाला घटा रहे हैं। समझे? पूछे कि नहीं? तो देखो यार, मैथ में पास होने वाले 60% है, हिंदी में पास होने वाले 50 है, मैथ और हिंदी दोनों में 30 है। तो 60 और 50 110 में से 30 गया मेरे बच्चे 80, यानी 80% बच्चा ऐसा है जो किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हुआ है। तो 100 में से 80 हटाया 20% बच्चा वो है जो किसी में पास नहीं हुआ। देखिए यार, आपके पास दो तरीके होंगे हमेशा ही। पहला तरीका ये वाला होगा और दूसरा तरीका होगा मेरे बच्चे वेन डायग्राम वाला। मैं हमेशा ही प्रेफरेंस दूंगा अपने वेन डायग्राम वाले मेथड को, क्योंकि मुझे ये मेथड ठीक लगता है। ये बहुत सारे सवालों के जवाब जल्दी दे पाएगा। ठीक है जी। अब आते हैं इस सवाल पर जो था। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि टोटल कितने बच्चे हैं जो दोनों में पास हुए, तो देखते हो डिटेल तरीका क्या कि भाई 65 में से 30 दोनों में, तो 35% ऐसे हैं जो केवल मैथ में पास हैं। 48 में से 30 दोनों में, तो केवल 18% बच्चे ऐसे हैं जो केवल फिजिक्स में पास हैं। तो हम ये कहेंगे यार ओनली मैथ में पास होने वाले, दैट आर 35%। ओनली फिजिक्स में पास होने वाले, दैट आर 18%। बोथ में पास होने वाले तो वो है 30%। अगर मैं इन्हें जोड़ूंगा तो 8 5 13, 3 और 1 4, 3 7 और 1 8, यानी 83% बच्चा ऐसा है जो दोनों सब्जेक्टों में पास हुआ है। तो मेरे बच्चे 100% बच्चे होते हैं। अगर आप 100% में से 83% को माइनस कर दें तो बाकी बचे 17%, यानी 17% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं, और यही आपसे सवाल पूछा गया। दूसरा फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला होता है जी n
ए यूनियन बी का कैसे? तो मैथ में पास होने वाले, फिजिक्स में पास होने वाले, और मैथ और फिजिक्स दोनों में कॉमन पास होने वाला। तो भैया मैथ में पास होने वाले बच्चों की संख्या है 35, फिजिक्स में पास होने वाले बच्चों की संख्या, सॉरी, मैथ में पास होने वालों की संख्या थी 65, फिजिक्स में पास होने वालों की संख्या थी 48, और दोनों में पास होने वालों की संख्या थी 30। तो सोल्व करोगे तो एन मैथ यूनियन फिजिक्स, तो यह आया मेरे बच्चे 83%। यानी 83% लड़का ऐसा है जो दोनों सब्जेक्टों में पास हुआ है। तो बाकी 17% वो होगा जो दोनों में फेल हुआ। जी बता रहा हूं देवप्रकाश जी। दूसरी बात ध्यान से समझिए, यहां ये सब मूर्खों के तरीके, आपको ये नहीं करना। आपने बस दिमाग ये दौड़ाना है, फालतू चीजों में दिमाग मत रखिए। क्या टोटल 65 और 48, 8 5 13, 6 4 10 और 11, 113 बच्चे हो गए इस हिसाब से। लेकिन जो कॉमन डाटा था वो 2 बार जोड़ा गया, तो उसको 1 बार घटा दो, बस बात खत्म। आप मन ही मन ये चीज दौड़ाएंगे, ठीक है? आइए इस पे। देखिए मेरे भाई, 65% मैथ में पास हुए हैं, 48% फिजिक्स में पास हुए हैं। हैं? ये तो सेम ही सवाल उठ गया बे। अगले पे आओ। देखिए भैया, सवाल में कह रहे गांव में 60% परिवारों के पास गाय है। ये गांव है भैया। इसमें कह रहा है जी 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास गाय है। बाकी लोग ऐसे भी हैं जिनके पास भैंस है। 60% के पास गाय है, 30% लोग ऐसे हैं जिनके पास भैंस है, बफैलो है, गाय। और कहता है जी 15% घर ऐसे हैं जिनके पास गाय और बफैलो दोनों है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं यार, उन घरों का प्रतिशत ज्ञात करिए जिनके पास या तो गाय हो या भैंस हो, या गाय भैंस दोनों। तो आप मुझे एक ही ज्ञान देंगे, देखिए सर, टोटल निकालना है तो 60 और 30 का जोड़ करो 90, 90 में से 15 हटा दो, तो ये बचा 75%। यानी सर 75% घर ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई जानवर है, चाहे वो गाय हो, चाहे वो भैंस हो, या गाय भैंस दोनों है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 100% घर होंगे, 100% में से 75% के पास कुछ ना कुछ है, तो बाकी 25% कौन हुए? जिनके पास कुछ भी नहीं है। आपने कहा बात तो सही है, यानी 25% लोगों के पास कुछ भी नहीं है, यानी टोटल फैमिली के 25% के पास कोई जानवर नहीं है। जबकि टोटल फैमिली है कितनी, सवाल में रखा है 96 परिवार है, तो 96 का 25% परिवार ऐसे होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो 96, 25% की फ्रैक्शन 1/4, 4 से काटेंगे, आंसर आया 24। यानी मेरे बच्चे 24 परिवार ऐसे जिनके पास न गाय है न भैंस है। दिस इज योर राइट आंसर।
देखिए मेरे बच्चे, ध्यान से सवाल को समझिए। सवाल में कह रहा है यार, एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में पास हुए, 60% बच्चे मैथ में पास हुए, 55% बच्चे इंग्लिश में पास हुए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मेरे बच्चे दोनों सब्जेक्टों में पास हुए। और सवाल ने एक लाइन बहुत अच्छी कही। वो लाइन उसने ये कही कि प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में पास हुआ है। यानी ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो पास ही ना हुआ हो किसी भी एक सब्जेक्ट में, कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास हुआ है। एंड एवरी स्टूडेंट पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट में तो बच्चा पास हुआ ही है। ऐसा सवाल का कहना है कि भाई इसमें कोई दो राय नहीं कि कम से कम एक सब्जेक्ट में बच्चा पास हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताना, वो ये कह रहा है कि भाई मैथ और इंग्लिश का जो यूनियन है वो बेसिकली 100% है। यानी हर एक बच्चा मैथ या इंग्लिश में किसी न किसी में पास हुआ ही कुल मिला के। तो फार्मूला होगा केवल ना मैथ में पास होने वाला, इंग्लिश में पास होने वाला, और मैथ और इंग्लिश दोनों में इंटरसेक्शन। देखिए यार, मैथ में पास होने वाले 60% है, इंग्लिश में पास होने वाले 55% है। हमें इसी की वैल्यू पता करनी है। अब जोड़ेंगे ना तो 60 और 55, तो भैया 60 और 55 हो गया 115, घटाएंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी मेरे बच्चे वो आएगी 15%। ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है जी, एक तरीका ये वाला है। दूसरा तरीका ये है, जो समझदार बच्चे हैं वो इतना सब डिटेल नहीं करेंगे फार्मूला वार्मूला, वो सीधा एक चीज देखेंगे कि यार हर बच्चा ऐसा है जो किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हुआ है। तो टोटल 60 और 55 115% हो गए। तो जबकि 100% बच्चे हैं, तो इसका मतलब बाकी जो 15% छात्र रहे होंगे वो ऐसे रहे होंगे जो 2 बार काउंट हो गए होंगे, जो इस वाले ग्रुप में भी काउंट हो गए और इस वाले ग्रुप में भी काउंट हो गए। तो वो 2 बार वाले जो काउंट हुए हैं वही 15% एक्सेस आ रहे हैं। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए यार, कह रहा है 60 विद्यार्थियों की क्लास है मेरे बच्चों, टोटल कुल मिला के 60 बच्चे हैं भाई। इन 60 बच्चों में मेरे बच्चे 45 बच्चे म्यूजिक पसंद करते हैं, 50 बच्चे डांस पसंद करते हैं। कहता है म्यूजिक 45, डांस करते हैं 50 बच्चे, और 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते। 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते। तो यार वो बताओ, उन बच्चों की संख्या बताओ जो संगीत और नृत्य दोनों पसंद करते हैं। यानी ये वाला डाटा आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ। तो हल्का सा दिमाग खोल के मेरी बात समझनी है। टोटल बच्चे कितने हैं जी? 60। 60 में से सवाल ने खुद ही जवाब दिया है अपनी बात का कि भाई 5 स्टूडेंट्स लाइक नीदर डांसिंग, लाइक, यहां लैंग्वेज मिसिंग है, यहां चेंज करना भाई। 5 स्टूडेंट लाइक नीदर डांसिंग नोर म्यूजिक। अब ठीक लिखा गया।
वो ये कह रहा है कि भाई 5 बच्चे ऐसे हैं जो ना तो म्यूजिक पसंद करते हैं ना ही नृत्य, है ना। भाई 5 विद्यार्थी कुछ भी पसंद नहीं करते, तो कुछ भी पसंद मतलब दो ही तो चीजें हैं, 10 चीजें थोड़ी ऑप्शन रखा है। तो इसका मतलब 5 विद्यार्थी कुछ भी पसंद नहीं करते, तो इसका मतलब है कि नीदर वो डांस पसंद करते ना ही वो म्यूजिक। अब बात को आगे समझते हैं। तो 60 में से 5 बच्चे तो हैं ही नहीं इस ग्रुप में, तो बचे 55। यानी हम ये कह सकते हैं कि 55 ही लोग ऐसे हैं जो म्यूजिक और डांस पसंद करते हैं। तो अगर मैं फार्मूले से कराऊंगा तो ऐसे करूंगा कि देखिए यार, म्यूजिक और डांस का यूनियन, म्यूजिक डांस, म्यूजिक एंड डांस में कॉमन, एंड दिस इज द पार्ट दैट वी हैव टू कैलकुलेट। ये वैल्यू है मेरे बच्चे 55। अब देखिए, म्यूजिक पसंद करने वाले 45 है, डांस पसंद करने वाले 50 है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। तो 50 और 45 कितने हो गए भाई? 95। 95 में से 55 घटाएंगे तो वो बच्चे जो म्यूजिक और डांस दोनों पसंद करते हैं, दीज आर 40। और यही मेरा आंसर हो जाएगा। यही मेरे बच्चे मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 बार लिखा हुआ है, माफी चाहते हैं। क्लियर है? अब दोबारा सवाल पर फोकस करते हैं कि पेपर में आप इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करें। तो पेपर में टैकल करने का एक सीधा मेथड है भाई, 45 और 50 को जोड़ेंगे आएगा 95, जबकि बच्चे थे 55, बच्चे 60 थे, लेकिन इन 60 में से 5 तो कुछ भी पसंद नहीं कर रहे थे। तो इस हिसाब से पसंद करने वाले 50 और 45 95, जिसमें से 55 ही टोटल हैं बच्चे पसंद करने वाले। तो कितने फालतू हैं? 40। तो ये 40 बच्चे वो हैं जो ना म्यूजिक पसंद कर रहे हैं ना डांस। आइए भाई, देखिए मेरे बच्चे, कह रहे हैं कि विद्यालय में 50% बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, 40% बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। 50% बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, 40% बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। 40% फुटबॉल खेलते हैं। और कह रहा है यार 10 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। 10% बच्चे ऐसे हैं मेरे बच्चे जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो यार कितने बच्चे ऐसे जो ना क्रिकेट खेलते ना फुटबॉल खेलते, उनकी संख्या है। तो आप कहेंगे देखो सर, टोटल बच्चे हो गए 50 और 40, 90। 90 में ये 10 दो बार जोड़ रखा है तो घटा देंगे, तो यानी 80% बच्चा ही ऐसा है जो कुछ ना कुछ खेलता है। अगर 80% बच्चा ही मेरे भाई कुछ ना कुछ खेल रहा है, कैलकुलेट करना आ रहा है ना। देखो 50 में से 10 गया, 40 आ गया। 40 में से 10 गया, 30। यही तो टोटल बच्चे हैं। तो जोड़ोगे 30 और 10, 40 और 40, 80। तो 100% में से मेरे बच्चे 80% ऐसा है जो कुछ ना कुछ खेलता है। तो बाकी 20% कौन हुआ? बाकी 20% वो लोग हुए जो कुछ भी नहीं खेलते। और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ कि कितने ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं खेलते। द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी और तमिल। और का मतलब दोनों। तो उन लोगों की संख्या ज्ञात करो जो हिंदी या तमिल बोलते हैं, यानी या तो हिंदी बोल रहे हो या तमिल बोल रहे हो, सारे बच्चों की संख्या आपने बतानी है। देखिए भैया, कहता है ग्रुप है जिसमें 50 लोग हिंदी बोलते हैं, 20 लोग तमिल बोलते हैं। 50 लोग हिंदी बोलते हैं, 20 लोग तमिल बोलते हैं,
और 10 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और तमिल दोनों बोलते हैं। तो देखो यार, तरीका बता रखा, 50 और 20 70, 70 में 10 गया 60 मेरा आंसर है। बाकी सोल्व करेंगे तो 50 में 10 गया 40 केवल हिंदी, 20 में 10 गया 10 केवल तमिल, जोड़ोगे तो 40 10 50 10 60, यानी 60 ही लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ बोलते हैं। और यही वो बात कह रहा है कि यार हिंदी या तमिल बोलते हैं, मतलब कुछ ना कुछ बोलते हैं। आइए भाई, सेकंड क्वेश्चन रह गया था। देखिए यार, यहां लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान आपको देना पड़ेगा, बात बनेगी नहीं तो। ओनली शब्द है। देखिए जी, कहता है 60 बच्चों की एक क्लास है, उसमें 40% केवल हिंदी बोलते हैं। हिंदी नहीं, केवल हिंदी बोलने वाले 40% है। 25% अंग्रेजी व बाकी दाना दोनों, 25% अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी। 25% बच्चे ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश बोलने वाले हैं। और कह रहा बाकी जो बच्चे हैं वो सारे के सारे वो हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। कहते हैं इन क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 40% कैन स्पीक ओनली हिंदी, 25% कैन स्पीक ओनली इंग्लिश एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज। बाकी बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जो कुछ नहीं बोल सकता हिंदी इंग्लिश में, सारे हिंदी या इंग्लिश में कुछ भी बोल सकते हैं। अब हमें पता करना है कि यार टोटल कितने बच्चे जो हिंदी या इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आप एक तरीका करेंगे, भाई टोटल 100% बच्चे हुए, तो 40 केवल हिंदी 25 केवल इंग्लिश, तो 40 और 25 कितना हो गया 65। तो 100 में से 65 हटाएंगे तो बचेगा मेरे भाई 35, यानी 35% बच्चा ऐसा होगा जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकता है। 35% बच्चा ऐसा होगा जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकता है। तो कह रहा कितने छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो इंग्लिश कितने बच्चे बोल सकते हैं। तो आप कहेंगे जी देखिए ध्यान से, इंग्लिश बोलने वाले 25 जमा 35 जोड़ेंगे भाई कितना आएगा, तो आएगा 60%, यानी 60% बच्चे ऐसे जो इंग्लिश बोल सकते हैं। टोटल बच्चे कितने हैं जी 60। अब 60 बच्चों का 60% निकाल दो, 60 बच्चों का 60% निकालोगे तो यह आएगा 36, यानी 36 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। केवल इंग्लिश नहीं, जो इंग्लिश बोल सकते हैं वो 36 बच्चे हैं। चलिए मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे कल मुलाकात करेंगे और कल इसे कंप्लीट करेंगे। नमस्कार मेरे बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू। हाँ दीपक।